को 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। इसके पहले आंवला में थे, अभी शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खासतौर पर 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से बनने की उन्होंने बात उठाई और ये भी कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर खासतौर पर उनकी सरकार क्या कुछ कर रही है, तो वो अभी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। तो आज अब हम शुरुआत कर लेते हैं अपने खास प्रोग्राम 5 की पंचायत की और आपको बताते हैं कि आज पंचायत किस मुद्दे पर करने वाले हैं। दरअसल बीच चुनाव एक बार फिर से ईवीएम के मुद्दे को लेकर लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है, हालांकि जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है, लेकिन कुछ टिप्पणी ऐसी की है जो वास्तव में ये सोचने को मजबूर करती है कि क्या ये जो मुद्दा है इसको कुछ लोग हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा उठा करके, जबकि इसकी तकनीकी पहलुओं पर अगर आप बात कीजिए, चुनाव आयोग ने जब चुनौती दी कोई नहीं पहुंचा। आप किसी जानकार जो इंजीनियर होते हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि फुल प्रूफ सिस्टम है ये, इसमें तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई अपनी याचिका लेके पहुंच जाते हैं कि भाई यहाँ तो इसको भेदा जा सकता है, इसमें इसको हैक किया जा सकता है। तो इस पर चुनाव आयोग ने भी अपना जवाब दिया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जब बातें हुई, एडीआर की दलील जब जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनी, तो उन्होंने कहा कि ये तो लगता है कि आप जो है बस अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं। तो इस शंका के आधार पर तो हम कोई फैसला नहीं दे सकते। तो 2 टूक उन्होंने कहा कि चुनाव को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और चुनाव आयोग ने जो हमें जवाब दिए हैं वो संतुष्ट करने वाले जवाब हैं। उन्होंने संदेह को दूर किया है चुनाव आयोग ने। तो किस आधार पर ईवीएम से चुनाव पर हम रोक लगा दें? 100% वीवीपैट मिलान वाली याचिका थी कि 100% वीवीपैट का मिलान किया जाए। अब उसमें कई तरह की खामियां हैं, कई तरह की व्यवहारिक प्रायोगिक कठिनाइयां हैं जिसका जवाब नहीं है एडीआर के पास या ईवीएम का विरोध करने वालों के पास, लेकिन बार बार याचिका जरूर पहुंच जाती है। इसी पर आज हम पंचायत करने वाले हैं कि क्या बीच चुनाव में इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश की गई, उठाने का मकसद क्या था और क्या यह मुद्दा कभी खत्म भी होगा इनके लिए या नहीं। आज की पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ सुविमल भट्टाचार्य जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इनका नाम सबसे पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आईटी एक्सपर्ट है। तो इनसे हम समझेंगे कि बार बार जो ये बातें उठाई जाती हैं कि हैक हो सकता है, ऐसे हो सकता है, उसमें सेंध लगाई जा सकती है, इस पहलू को समझेंगे सुविमल दा से। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ रहे हैं, बल्कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत हर्षवर्धन जी इस चर्चा में आपका। हमारे साथ था अक्षय राउत जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन। सर बहुत बहुत स्वागत ऐसा महत्वपूर्ण चर्चा में आपका। सर हमारे साथ सुजाता पॉल जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सुजाता जी। और स्टूडियो में हमारे साथ ही मौजूद हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो बहुत बहुत आप सभी का स्वागत। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेने के लिए सबसे पहले, क्योंकि चुनाव आयोग में अपनी सेवा दे चुके हैं, तजुर्बेकार हैं अक्षय राउत सर, मैं उनके पास चल के ओपनिंग रिमार्क लेता हूं, उसके बाद सभी पहलुओं पर आएंगे। अक्षय राउत सर, हम देख रहे हैं कि हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग पढ़ते थे कि कोई चीज़ एक पेरिनियल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये ईवीएम के मुद्दे को क्या कुछ ग्रुप, कुछ लोग हमेशा जिंदा रखने की कोशिश किए हुए हैं क्या? क्योंकि कई बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम अदालत है, वहां तक पहुंचा। उसके बाद हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी बातें भी रखी, फैसले भी दिए, लेकिन फिर से बार बार वो वहां पर वो बात पहुंच जाती है। तो क्या ऐसा कुछ, ऐसी कोई गुंजाइश है जिसको लेकर ये सवाल उठाए जाते हैं, या फिर कुछ और मकसद होता है जिसको लेकर ये सवाल लगातार बनाए रखा जाता है किसी न किसी मकसद से? क्या मैं लोगों की इंटेंशन या उनका मनीषा के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा जी। मैं सोच रहा हूं कि लोग, संस्थाएं अपना मनीषा
हमेशा उत्साही और नेक रखते होंगे, जी सर। लेकिन ने गुंजाइश का बात कहा, कोई जी गुंजाइश है? जी जी। कोई गुंजाइश है ही नहीं। और 40 साल की जो सफर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उसके साथ आज वीवीपैट जुड़ गया है। और इसमें जो है फूंक फूंक के पांव रखा गया है। ऐसे नहीं कि कोई टेक्नोलॉजी कोई प्लैनेट से आया और यहाँ थपा दिया गया, या कोई अचानक किसका माइंड में कुछ एक बड़ी सी चीज उभर के आया, इल्यूमिनेशन, और उसको कंट्री के सिस्टम में डाल दिया गया। आप देखेंगे कानून तरीके से, टेक्नोलॉजी की तरीके से, प्रशासन की तरीके से, सुरक्षा की तरीके से ये संपूर्ण तरह से फोर्टिफाइड सिस्टम है। और इलेक्शन के समय हो या कोई पर्टिकुलर समय में क्यों इसको लाया जाता है, वो तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर देश में चुनाव की इतिहास अभी 70-75 साल होने वाला है, तो उसमें कई पार्टी जीते हैं, कई पार्टी हारे हैं। बिल्कुल। और जब ईवीएम जब प्रयोग शुरू हुआ, भी कई पार्टी जीते, कई पार्टी हारे। तो इसीलिए प्रूफ ऑफ द पुडिंग इन द ईटिंग जो बोला जाता है अंग्रेजी में प्रभाव है, वो है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि ईवीएम का लॉयल्टी कोई पर्टिकुलर पार्टी को रह गया है, या इवन सरकारी पार्टी को रहा है, ऐसी बात नहीं है, सरकारें बदले हैं। तो इसीलिए मुझे तो इसके साथ टेक्नोलॉजी के वजूद में इतना ही कह के इस बात को अभी शायद विराम दूंगा। आगे आप प्रश्न करेंगे तो पूछूंगा। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो वीवीपैट का इंट्रोडक्शन हुआ, ये वीवीपैट का इंट्रोडक्शन कोर्ट के कहने पर हुआ, लेकिन ये ईवीएम के ऊपर शंका की बेसिस पर नहीं हुआ। ये कहा गया ईवीएम तो अच्छी है, लेकिन लोगों को आत्मिक वेरिफिकेशन के एक मौका और एक दे दिया चाहिए कि लोग देख भी लें थोड़ी सी, वही सहूलियत उनको पहुंच दिया गया है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि ईवीएम में कोई डाउट था। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 चीजें, एक तो है कि मुझे लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और देश की जो स्ट्रक्चर्स हैं, एक दूसरे के लिए कितना रिस्पेक्ट रखते हैं। उन्होंने, हायर जुडिशियर ने कहा हमारा एक काम है इलेक्शन कमीशन का प्रबंधन, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला कि ये बहुत बड़ा काम है और बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, हम उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, ये उनकी काम है और वो अच्छी तरह कर रहे हैं, और खाली शंका के बेसिस पर हम टांग नहीं अड़ाएंगे। इन एनी केस वो एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये कि देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स जो है, बार बार इलेक्शन कमीशन का तौर तरीके, खाली ईवीएम नहीं, सारे चीजों में जो प्रयोग होता है, रिफॉर्म्स हुआ है, जो अच्छी नियत के साथ देश की जो चुनाव प्रबंधन को आगे बढ़ाया जाता है, उसको हमेशा मजबूत किया है और उसका साथ दिया है। फिर एक बार वो हुआ है। ठीक, मैं आपके पास लौटूंगा और लौट करके आपसे खास तौर पर ये जरूर समझने की कोशिश करूंगा, चुनाव आयोग ने जो ताज़ा जवाब दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके लोगों को बुलाया तो उनके अधिकारियों ने जवाब दिया। दूसरी चीज ये कि बार बार ये बात कही जाती है कि 100% वीवीपैट का मिलान, तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मैं वो पहलू जरूर आपसे समझूंगा। लेकिन पहले जरा तकनीकी पहलू समझने के लिए मैं सुविमल दा के पास चलता हूं। सुविमल दा, सबसे पहली बात यही कि यहीं से बात उठती है, बात तो बार बार उठती है कि नहीं ये फुल प्रूफ नहीं है, इसको हैक किया जा सकता है, इसमें इस तरह से सेंधमारी की जा सकती है। लेकिन जब कभी किसी को बुलाया जाता है कि भाई आओ सेंधमारी करके दिखा दो, जब ओपन चैलेंज दिया जाता है तो कोई नहीं पहुंचता। सवाल यह है कि एक एक्सपर्ट के तौर पर, आईटी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या देखते हैं, क्या इसमें कोई गुंजाइश है ऐसी, या फिर जैसे पार्टियां हैं, राजनेता या जिनके स्वार्थ हैं, जिनका अपना इंटरेस्ट है, वो बस उठाते रहेंगे इस मुद्दे को? देखिए, यही बात आ रहा है कि हर चुनाव के बाद शुरू हो जाते हैं कि भाई ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप देखें कि जब 2017 में योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कई सारे पार्टी इसको उठाए, लेकिन इसके बहुत पहले से ये लगातार ये इश्यूज आते जा रहे हैं। 2009 में मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने कई सारे पार्टीज को बोले कि, और या तो जिसने भी प्रोटेस्ट की या कोई आशंका जताई कि आप आओ, आके हमारे सामने ये प्रूफ करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम की बात आती है, कोई बाहर से कोई डिवाइस लेके उसको ईवीएम की तरह बना के उसी के ऊपर कोई बात नहीं है। तो जहां तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये प्रयास किया, हमेशा किसी ने कुछ कर दिखा नहीं पाए। अब बात आती है कि जो ईवीएम्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के है, इतने सालों में इतने चुनाव में लग रहे हैं, उसमें क्या सॉफ्टवेयर की तरह
या हार्डवेयर में या जो नेटवर्क्स जिससे सुमल दा, ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पर मैं विस्तार से आपसे समझूंगा, सभी मेहमानों के साथ जुड़ूंगा। थोड़ी देर के लिए हमें ओडिशा के सोनपुर चलना है, जहां पर कि केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में लौटते हैं। देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। यहां पर भी 10,000 करोड़ रुपया भेजा, मगर 5,000 करोड़ भी ये फिसड्डी सरकार खर्च नहीं कर पाई, पैसा चाऊ। मगर चिंता मत करिए, यहां मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बना दीजिए। हर एक ओडिशा के घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, देश भर में 60 करोड़ गरीबों को मोदी जी 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। 5 लाख तक का। अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? जरा जोर से बोलो, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? मगर ओडिशा वालों को इसका फायदा नहीं मिलता। नवीन बाबू को डर है, अगर आयुष्मान भारत योजना यहां लागू की तो यहां मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। भाई और बहनों, यहां पर कमल फूल की सरकार बना दीजिए, भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 लाख तक का सारा इलाज का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाई और बहनों, ओडिशा न घर से नल से जल मिला, न इलाज का खर्चा मिला, न पानी पीने का सहूलियत मिला, और यहां कपास ज्यादा होता है, कपास की टेक्सटाइल मिल भी कहीं और ले गए। मैं 3 बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में सरकार बनाई है, यहीं पर हम एक टेक्सटाइल मिल बनाकर हमारे कपास के किसानों का कल्याण करेंगे। यहीं पर फिशरीज कॉलेज बनाकर सारे मछुआरों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहीं पर एग्रोबेस इंडस्ट्री और आयुर्वेदिक दवाओं के कारखाने डालकर किसानों को समृद्ध बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। ये ओडिशा सरकार ने मोदी जी की सारी योजनाओं को अपने नाम पर चढ़ाया। मोदी जी घर के लिए पैसा भेजते हैं तो उस पर नवीन पटनायक जी का फोटो लगाकर अपना बना दिया। अरे भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं, ओडिशा वासी सब समझते हैं, एक घर जो मिला है ना, वो घर नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। नरेंद्र मोदी जी 5 किलो चावल जो मिलता है वो भी नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा है। और भाइयों और बहनों, हमारे महाप्रभु के गौरवमयी स्थान पुरी को भी एक प्रकार से टूरिज्म के नाम पर उसका गौरव नीचे लाने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि काशी विश्वनाथ की तरह ही पुरी के स्थान को समग्र विश्व में भगवान जगन्नाथ का महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, ओडिशा के अंदर ढेर सारी विकास की संभावना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा मेरे ओडिशा में, और सबसे ज्यादा गरीबी भी ओडिशा में। ये सरकार जो है खनिज संपदा को लुटा रही है। भाजपा की सरकार बना दो, खनिज संपदा का उपयोग कर मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में ढेर सारे विकास के काम करे हैं, मगर मैं सब गिनाना नहीं चाहता। रानी साहिबा ने
सभी मंत्रियों से लड़ झगड़ कर लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा कामों का यहां पर विकास के पैसे लेकर आई। मगर मैं समग्र ओडिशा का जरूर बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, यूपीए सरकार चली, ओडिशा को 10 साल में 1,45,000 करोड़ रुपया दिया और नरेंद्र मोदी जी ने। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे ओडिशा के सोनपुर से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार पर खास फोकस कर रहे थे, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हो रहे हैं। तो अपनी पंचायत की चर्चा पर लौटते हैं और हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुविमल दा की बात अधूरी रह गई थी, मैं आऊँगा सुविमल दा, आपसे ज़रूर तकनीकी पहलू समझूंगा, लेकिन पहले ज़रा सुजाता जी के पास चलता हूँ। सुजाता जी, आपसे ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने पहले चुनाव आयोग में तजुर्बेकार के तौर पर काम कर चुके अक्षय राउत सर की बात सुनवाई, सुविमल दा की भी कुछ बातें आ गई हैं। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी का इस समय ईवीएम पर क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता जनार्दन होती है किसी भी लोकतंत्र में, और जनता के हर सवाल का जवाब बिल्कुल स्पष्टता से मिल जानी चाहिए। और जो चुनावी प्रक्रिया है वही एकमात्र तरीका होता है जिससे लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। ठीक, इसलिए जरूरी है कि उसमें पारदर्शिता रहे, और अगर जनता के अंदर कोई सवाल है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपको याद कराऊं, EAS शर्मा है जो जनवरी 2024 में, और ये भारत सरकार सचिव रहे, इन्होंने पत्र लिखकर ये पूछा था कि BEL और ECIL में जो डायरेक्टर्स हैं, और खास करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जो स्वतंत्र डायरेक्टर हैं, उसमें से एक व्यक्ति तो खास करके मनसुख भाई, श्यामजी भाई कचरिया, उनके नाम के आगे भारतीय जनता पार्टी से उनके संबंध लिखे गए थे। इनके अलावा 3 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का उन्होंने रिश्ता बताया था भाजपा के साथ। तो जब किसी पार्टी के साथ रिश्ता ECI के वेबसाइट पे आ जाएगा तो इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। पारदर्शिता के लिए इनके नाम नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि ये कब हुआ, तो आपको याद होगा कि 2010 में पहली बार वीवीपैट का आइडिया आया था, 2013 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त भाजपा के नेताओं ने सवाल उठाए, GVL जी ने इसके ऊपर पुस्तक भी लिखी, अडवाणी जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, और 2017 आते आते ये पूरी तरह से इस्तेमाल करा जा रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब 5 जो वीवीपैट्स का मिलान हो रहा था प्रति असेंबली, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर जो मिलान था उसको बढ़ाने को कहा गया था। पहले 1 हो रहा था, फिर 5 पे आया। अब ये कहा जा रहा है कि 100% मिलान। इसमें किसी को दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि समय ज्यादा लगेगा, तो 2 महीने अगर चुनाव के लिए लगाए जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वीवीपैट से की काउंटिंग और मिलान के लिए कुछ समय और आ जाए, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपका स्टैंड सही समझ रहा हूँ, या हमारे खिलाफ की बात नहीं है, आपका स्टैंड अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो इस समय आपका ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए। ठीक है, सही समझा मैंने? ठीक है, मैं इस पर जरूर बात करूंगा और जानकारी लूंगा। धनंजय जी, कुछ बातें इन्होंने उठाई कि भाई शंका के कई कारण हैं। आपने भी 2009 में, जाहिर सी बात है कि आप ईवीएम का विरोध कर रहे थे, किताब भी लिखी थी GVL नरसिम्हा जी ने। क्या अब आपकी आपत्ति दूर हो गई वीवीपैट आने के बाद से? देखिए, चुनाव के नई प्रक्रिया को, ईवीएम को लाए राजीव गांधी, नियम बनाया इसके लिए नरसिम्हा राव। 2004 में पहली बार पूरे देश में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार आई पूरे देश में। 2009 में दूसरी बार चुनाव हुआ ईवीएम से, देश में कांग्रेस की सरकार आई। उसके बाद अगर आप किसी चीज पर, देश के संवैधानिक संस्था किसी चीज पर, जून 2017 में आपके आरोपों को लोगों, चुनाव आयोग ने बुलाया कि भाई ये मशीन है, आप इसको साबित करिए। समय दिया, प्रॉपर समय दिया, कोई नहीं गया। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष का सवाल टेक्निकल है कि पॉलिटिकल है। अगर सवाल टेक्निकल है तो आप मशीन की जांच करिए, बताइए, जो कि चुनाव आयोग कर। अगर आपके सवाल पॉलिटिकल है तो फिर आपकी सरकार जो कर्नाटका में बनी है, आपकी सरकार जो तेलंगाना में बनी है, आपकी सरकार जो
हिमाचल में बनी, आप उन सारी सरकारों को बोले इस्तीफा दे दे और कहिए कि भाई हमें इस व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। आप लड़ाई लड़िए, आइए जमीन पर, आप कहिए कि हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ये नहीं चलेगा। इस देश के संविधान कोर्ट अगर आपको उसी न्यायालय से 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड का माल खाने के चक्कर में, माई बेटा 50 लाख रुपए में खाने के चक्कर में आज दोनों ईडी के बेल पर चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। और उस कोई कोर्ट से अगर आपके खिलाफ में कुछ अगर अलग गलत निर्णय होता है, सच्चाई है लालचंद जी कि चुनाव की चुनाहट से कांग्रेस में हो रही कपकपाहट को देखते हुए और कांग्रेस ऑल टाइम लो लड़ रही है, कॉन्फिडेंस भी लो है, सीटें भी लो लड़ रही हैं। अब देखिए, अब केरल में राजा ने इनका बाजा बजा रखा है राहुल बाबा का, और ये कह रहे हैं कि केरल में पूरे देश अभी ईवीएम पर अभी रहते हैं। और धनंजय जी हमारे साथ हों और अनुप्रास अलंकार का बढ़िया सा समावेशन ना देखने को मिले, ये हो ही नहीं सकता। धनंजय जी ने आज भी अनुप्रास अलंकार का बहुत अच्छा समावेशन किया। मैं लौटता हूं आपके पास, आप दोनों की बात को। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बड़ा सवाल फिर वही, कितना टेक्निकल कितना पॉलिटिकल हर्षवर्धन जी, क्योंकि हम सब ने देखा है कि एक लंबा सफर रहा है। अक्षय सर ने बताया भी कि कितना लंबा सफर इस ईवीएम का हमारे यहाँ रहा है। लेकिन क्या ये हो सकता है क्या कि भाई 2009 में जब हम सत्ता में थे तो ईवीएम ठीक, या मान लीजिए कुछ राज्यों में अगर हमारी सरकार बनती है तो ठीक, और नहीं बनती है तो फिर ईवीएम गड़बड़। क्या ये पॉलिटिकल है और टेक्निकल इसमें कम नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बात भी कही? देखिए लालिए, मुझे लगता है कि अब जहां पर बात पहुंच गई है में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी नहीं बनी ये सब तो विषय नहीं रह गया। के नाम पर बहुत एनार्की फैलाने की कोशिश की गई। और आपको याद होगा एक बार सिब्बल साहब पता नहीं कहां लंदन में कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और बता रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई है। हाँ। कोई खड़ा हो जाता है, वह सेब और केला और पता नहीं क्या क्या उस ईवीएम में निकालने लगता है, कहता सेब दबाया केला आ गया। कोई डमी लेके आ जाता है। जब चुनाव आयोग बुलाता है तो कोई नहीं जाता, कोई उस पर कुछ नहीं कर पाता है। हाँ। ये सब हो गई पुरानी बातें। अब नई बात क्या है कि ये सारे लोग, सारी जो एनार्की है, इनके मन में संदेह रहा होगा, लोकतंत्र में सवाल का जवाब आना चाहिए, तो ये पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय जो भी आखिरी निर्णय सुनाएगा वो सुनाएगा, लेकिन 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान ईवीएम और वीवीपैट से हो रहा है। क्या गया, जो कुछ जिसको हम कहते हैं ना फुल प्रूफ सिस्टम करने के लिए वीवीपैट लगाया ही नहीं गया। रैंडमली 5 ईवीएम की काउंटिंग भी होती और आज तक टिल डेट कोई भी मिसमैच नहीं मिला है। चलिए उसके आगे की बात होनी चाहिए। चलो ठीक है, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में सरकार बना लिया तो चुप हो जाते हो, तब तो कहते हो कि हम बड़ा जनता। मैं वही बात कह रहा था, वही बात मैं कह रहा था। लेकिन असली सवाल क्या है कि जो रैंडम हो रहा है, अगर उसमें मिसमैच नहीं मिला, क्या आपके पास कोई एक शिकायत ऐसी है कि चलो मान लिया ठीक है, नरेंद्र मोदी फोन कर देते हैं, यहाँ चिप बदल जाती है, या चलो यहाँ अमित शाह कह देते हैं वो बदलवा लेते हैं, या कोई तो एक ऐसा बूथ, कोई एक ऐसी विधानसभा कहीं तो बताते। सिर्फ एनार्की करनी है और लोकतंत्र में ये भूमिका विपक्ष की नहीं हो सकती। आता हूं सुजाता जी, आऊंगा सुजाता जी, आऊंगा। हर्षवर्धन जी, फिर से कह रहा हूं, आडवाणी जी, जीवीएल नरसिंहा राव, सब लोग, और आडवाणी जी ने 2009 में बाकायदा चुनौती दी थी मनमोहन सिंह जी को, आइए हमसे बहस कीजिए। ठीक है, ये सब कोई जनता इस तरह की चीजों को बहुत सीरियसली लेती नहीं है। आप जनता के बीच में जाइए, भरोसा पैदा कीजिए, वो आपके साथ खड़ी हो जाएगी। धूप में, गर्मी में, बारिश में, सही बात है। जिसके साथ हिमाचल और कर्नाटक की जनता खड़ी है वो हिमाचल और कर्नाटक जीतता है, जिसके साथ गुजरात और उत्तराखंड की जनता खड़ी है वो गुजरात और उत्तराखंड जीतता है, जिसके साथ बंगाल की जनता खड़ी है वो बंगाल जीत रहा है, जिसके साथ दिल्ली की जनता खड़ी है दिल्ली जीत। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और अक्षय सर के पास मैं जाऊंगा, खासतौर पर सुजाता जी ने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर। लेकिन पहले जरा सुविमल दा की बात को पूरी करवाता हूं। सुविमल दा, जब कल बात हो रही थी तो फ्लैश मेमोरी का जिक्र हुआ, आपसे तो टेक्निकली समझना है हमें कि फ्लैश मेमोरी में छेड़छाड़ की जा सकती है कि नहीं। एडीआर ने कहा कि हां डाला जा सकता है और चुनाव आयोग कह रहा कि नहीं। क्या इस मामले में क्या टेक्निकल पहलू है? लालचंद जी, फ्लैश मेमोरी का पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीका से ये ईवीएम के अंदर चिप होते हैं और चिप के अलावा ये चिप जो होते हैं वन टाइम फ्यूज होते हैं, उसका जो लॉजिक और उसका जो सोर्स कोड है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया कि कभी ये आगे दिया नहीं जाएगा। दूसरी बात आती है, अब बात आई थी कि बीईएल में डायरेक्टर का किसी का भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने बात उठाई है, सही बात। कि बीईएल का किसी डायरेक्टर या ईसीआईएल का किसी डायरेक्टर को सोर्स कोड नहीं होता है। ये रैंडमली कुछ
6-7 लोगों में होता है और एक दूसरे को मालूम नहीं कि इनको सोर्स कोड पता है ये 2 संस्था में। पहली बात वो आते हैं। दूसरी बात है जब चिप को फ्यूज किया जाता है तो वन टाइम फ्यूजेबल, इसके बाद वो मशीन बन के आते हैं, इसके बाद उसके ऊपर जितने आपकी हार्डवेयर की सोल्डरिंग होते वो सारे टेम्पर प्रूफ होते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप छेड़छाड़ करना चाहता है कि हम चिप निकाल के दूसरा चिप लगा देंगे तो आपका वो मशीन फैक्ट्री सेटिंग्स में भी जाते हैं और उसमें निशान रह जाता है। अच्छा, इसके आगे आते हैं कि आप चुनाव के पहले जब आप कैंडिडेट्स के नाम और बटन के साथ देते हैं वो कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है या ऐसा नहीं है कि हर जगह हर राज्य में या किसी एक राज्य में सिर्फ एक नंबर से बीजेपी को ही होगा। ये जो डिफिनीशन वही होता है, उसमें हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो साइन करते हैं। ठीक है। तो किसी को मालूम नहीं है कि बीएल में इंजीनियर किसी को या ईसीआईएल को कि भाई हमको चिप में ऐसा करना है कि वो बीजेपी को ही वोट जाएगा। तो इस तरीका की सिचुएशन आपकी ईवीएम में रखा गया एक मशीन का। अब आती है इसकी जो बैलेट यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट और जो वीवीपैट है, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं वो उस लेवल फ्रीक्वेंसी में होते हैं जो वाईफाई या किसी तरीका से इसको टारगेट नहीं किया जाता है। और टेस्टिंग जब होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगल से उसको टेस्ट किया जाता है कि इस तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी का कार्रवाई ना हो। जी। अब आती है कि इसके अंदर जो आप जैसे वीवीपैट की इस वक्त चर्चा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस है कि 5 से पूरी गिनना चाहिए, तो वीवीपैट में भी जो वो स्लिप आपके सामने 7 सेकंड के लिए निकालते हैं, उसके पहले जो उस वीवीपैट में जो सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से वो पार्टी की नाम सिंबल से लोड किए जाते हैं, वो जो माइक्रो कंट्रोलर की जो आपने अभी जिक्र किया कि उसमें किसी तरीका से टेम्पर किया जाता है, नहीं, वो भी वन टाइम प्रोग्रामेबल है। अच्छा, वो सिर्फ वन टाइम हो सकता है। और वो सारे पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव उसको आपकी वेरीफाई करते हैं, यानी पूरी पारदर्शिता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। मैं लौटता हूं और बाकी और टेक्निकल पहलू को भी समझूंगा। और सुजाता जी ने एक सवाल उठाया था कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग क्यों नहीं, उस पर अक्षय सर से खास तौर पर समझूंगा कि उसमें क्या मुश्किलें हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, आप सब बने रहिएगा, तुरंत लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पंचायत को। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज पंचायत हम कर रहे हैं कि क्यों बार बार ईवीएम का मुद्दा ले आया जाता है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ा टिप्पणी की है। सीधे मैं अक्षय राउत सर के पास चलता हूं। अक्षय राउत सर, जो बात उठाई गई, अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या दिक्कत है, जब इतने 2 महीने लग रहे हैं चुनाव में तो वीवीपैट भी पूरा का पूरा गिनवा दीजिए, चाहे जितना भी दिन लगे, उसमें क्या दिक्कत है। लोग अगर सवाल उठाते हैं, हालांकि कौन लोग सवाल उठाते हैं, कितने लोग सवाल उठाते हैं, ये अपने आप में जिसे कहते हैं वेग है, लेकिन फिर भी इसका जवाब आना चाहिए कि जो वीवीपैट है उसका 100% काउंटिंग में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए सुनाई दे रहा है। अक्षय सर, आप तक आवाज आ रही है? इसमें जो इलेक्शन के स्टेट ज्यादा इंडियन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था उसको नहीं काम कर रहे, तो क्या आपको क्या था यही स्टेशन है फिर 929 माफी चाहेंगे, आपकी आवाज हमें ठीक से मिल नहीं पा रही है सर, आपको दोबारा जोड़ करके फिर इस पर हम लोग क्लैरिफिकेशन लेंगे। लेकिन मैं इस सवाल को लेकर के हर्षवर्धन जी आपके पास चलता हूं जब तक अक्षय सर से हमारा फिर से संपर्क हो और उनकी आवाज को हम लोग ठीक से सुन पाए। हर्षवर्धन जी, क्या दिक्कतें आ सकती हैं 100% अगर वीवीपैट को काउंट किया जाए तो? देखिए, मुझे लगता है कि इसको समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है वीवीपैट को काउंट करने में, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि जब किसी व्यवस्था पर, किसी संस्था पर जब आप संदेह खड़ा करने की कोशिश करते हैं, और 2019 का चुनाव हमें याद करना चाहिए, जब वोटिंग और काउंटिंग, लास्ट वोटिंग और काउंटिंग के बीच में ढेर सारे ऐसे झूठे वीडियो आए जिसमें कहा गया कि यहां
खुला हुआ पाया गया, ईवीएम का ताला टूट गया है, ईवीएम बक्सा टूट गया है, जबकि जो रिजर्व ईवीएम थी उनमें से कुछ की फोटो ले ली गई। कुछ लोगों ने डमी ईवीएम के फोटो गाड़ी में डाले और कहा कि देखिए यहां से वहां ले जाया जा रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, जब ये 10-12 दिन या एक हफ्ते जितने दिन भी लगेंगे, कितने दिन में कितने तरह की अफवाह और कितने तरह की, जिसको हम कहते हैं ना कि देश में एक दूसरे से लड़ाने की जो अफवाहें होती हैं, वो किस तरह से फैलाई जाएंगी। जब हमने ये व्यवस्था बैलेट से इधर की ही इसलिए है कि तकनीकी तौर पर सक्षम हो, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। जब जितना ज्यादा समय लगेगा उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी वीवीपैट के साथ गुंजाइश बढ़ेगी। यानी एक बात और मैं कहना चाह रहा था हर्षवर्धन, ह्यूमन इंटरवेंशन जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो गड़बड़ी की गुंजाइश है वो बढ़ेगी, अराजकता की गुंजाइश बढ़ेगी, मैनिपुलेशन की गुंजाइश बढ़ेगी, और हम सारी चीजों को छोड़कर फिर से अगर हम पुराने युग में लौट रहे हैं तो इस व्यवस्था की आवश्यकता ही कहां रह जाएगी। ठीक है, एक टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि आप जिन्होंने याचिका डाली थी कि आप भूल सकते हैं, लेकिन हमने वो मतपेटी वाले दौर को देखे, हम नहीं भूल सकते कि क्या क्या होता था। तो अगर मतपेटियां गायब हो सकती हैं, छेड़छाड़ हो सकती हैं, तो वीवीपैट के साथ भी कुछ गायब हो सकता है, कुछ छेड़छाड़ हो सकता है। फिर कैसे मिलान होगा? वीवीपैट कुछ और कहेगा, मशीन कुछ और कहेगी, फिर पता चला कि बार बार आप मतदान ही करा रहे हैं। एक मूर्खतापूर्ण सुझाव तो यह भी था कि पर्ची मतदाता को दे दी जाए और फिर वो बक्से में डाले। यानी और ज्यादा घपले की गुंजाइश, लोग पर्ची छपा कर लेके जाएंगे और अपनी वाली पर्ची 5 डाल के आएंगे, या गड़बड़ी पैदा करने के लिए ही, गड़बड़ी पैदा करने के लिए 5-10 आदमी पर्ची लेके आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी और बाद में कहेगा मिलान हो नहीं रहा है, ये दिखा रहा है हमारा, इसलिए चुनाव रद्द कीजिए। हाँ ठीक है, अक्षय राउत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे देखते हैं उनकी आवाज अगर ठीक से आती हो। अक्षय राउत सर, वही वाला सवाल मैं फिर से लेता हूं कि एक एक्सपर्ट के तौर पर चुनाव आयोग में आपने जो काम किया है, वीवीपैट की अगर पूरी गिनती की जाए, 100% काउंटिंग की जाए, क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं? एक तो है कि सबसे बड़ा जो है, क्या ये फिजिबल है? हमारा कंट्री की स्केल करके, जितना हमारा साइज में थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था, 1 बिलियन वोटर्स आपकी हैं, जो कि कई कॉन्टिनेंट्स को ऐड करने से भी नहीं होता है। दूसरी बात है कि आपके 11 लाख करीब पोलिंग स्टेशन है और उसी हिसाब से आपका ईवीएम और वीवीपैट है। क्या ये फिजिबल है? और ये प्रश्न कहाँ समाप्त होगा, कहाँ तक हम लेके जाएंगे? अभी थोड़ा सा हमारे जो जर्नलिस्ट फ्रेंड वो बता भी रहे थे क्या क्या इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है। जो ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ उसी टाइम में एक लॉजिक ये था कि हमारे कंट्री में चुनाव कराने के लिए और काउंटिंग कराने के लिए सहूलियत होगा। हमारे वोट बर्बाद होते हैं, फर्स्ट हो जाते हैं, बैलेट बॉक्स चले जाते हैं, काउंटिंग में बहुत टाइम लगता है, पेपर बहुत खर्च होते हैं, ये सब। तो अभी क्या हम लोग रिफॉर्म्स का रिवर्स डायरेक्शन में जाने को कोशिश कर रहे हैं क्या? और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये टेक्नोलॉजी के जो कंप्लीट सिक्योरिटी है उसके बारे में विमल जी बता रहे थे, वो तो एकदम सही है। और मेरे को 2009 की याद आ रहा है, उस टाइम मैं भी काफी हद तक इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड था। लोगों को एक बहुत बड़ा हॉल में इलेक्शन कमीशन बोला कि आप आइए, ये हॉल में बैठिए और यहाँ अपना जो भी करना है करिए, ये तरह तरह हमने ईवीएम लेके आए हैं और इसको आप जो छिड़खानी करना करिए, प्रूव करिए। कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हर रहा है, बहुत सारे फंस गए, नहीं हुआ है। लेकिन एक प्रश्न बड़ा आया, ये पैनल, हमारे एक रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट उन्होंने जिक्र किया कि क्या हर सवाल की जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? मैं बोलता हूँ हाँ, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और चुनाव आयोग देता भी। आप अगर देखेंगे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बिल्कुल कमीशन को, चाहे कोर्ट से आता है, जैसे कोर्ट में जाके उनका ऑफिसर जवाब दे रहे हैं लास्ट 2-4 दिन से, लेकिन अगर कमीशन को कोई मीटिंग में आता है, चिट्ठी में आता है, खाली उसका जवाब नहीं होता है, चाहे जितना भी पुराना क्वेश्चन हो, चाहे जितना घिसा पिटा रिपीटेड क्वेश्चन हो, चाहे उसका जवाब भी सेम हो, तो फिर एक बार दिया जाता है। और दूसरी बात है, उसको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में फिर डाल दिया जाता है, क्योंकि जो लोग जानना चाहे वो क्वेश्चन उनको भी मिल जाए। क्वेश्चन हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन खास करके क्वेश्चन पूछने का अधिकार सबका है, ठीक है, और इलेक्शन कमिश्न को क्वेश्चन देने का दायित्व बनता है, दे भी रहा है। ठीक है, क्या फिजिबल है, क्या नहीं फिजिबल है, तो कोर्ट ने इसीलिए जब 1 काउंटिंग से 5 काउंटिंग को बढ़ाया, उन्होंने 500 काउंटिंग या 5 लाख काउंटिंग इसलिए नहीं बताया। ठीक है, मैं लौटता हूं और सुजाता जी आपके पास भी आऊंगा, सुविमल दा आपके पास और धनंजय जी आपके पास भी आऊंगा, सभी मेहमानों के पास आऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट करके इस पंचायत की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग
शुद्धता का असली तड़का। MDH स्वागत है ब्रेक के बाद। सीधे जुड़ते हैं अपने मेहमानों से और मैं अब सुजाता जी शायद अभी हमारे साथ नहीं है। सुजाता जी जब जुड़ेंगे तो उनसे ज़रूर हम जुड़ के पूछेंगे कि जो सवाल उन्होंने उठाए थे उसके जवाब जो हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं वो उन जवाबों से कितनी संतुष्ट हैं। लेकिन मैं पहले सुविमलदा के पास चलता हूँ। सुविमलदा, जो ये वीवीपैट आया, ठीक है, पहले भी सवाल उठते थे, आपको लगता है कि वीवीपैट आने के बाद और रैंडम काउंटिंग की भी व्यवस्था की गई कि चलिए इतने 5 जगहों की ये रैंडम काउंटिंग होगी, क्या इसके बाद भी शक शुबह की कोई गुंजाइश बचती है क्या? और वीवीपैट अपने आप में कितना विश्वसनीय है, कितना फेथफुल है? लालचंद जी, यही बात दोहराता है कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की याचिकाओं के ऊपर अपनी डायरेक्शंस दी थी कि 5 रैंडमली चोजन असेंबली सेगमेंट से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेकिंग किया जाएगा, तो 4 करोड़ ऐसा मैचिंग किया गया और एक में भी गलत नहीं मिला। तो बात आती है कि 5 से अगर आप 100% करते हैं तो उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी एडिशनली बढ़ जाएगा? यहाँ कोई स्टेटिस्टिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खेल नहीं है। यह प्योर सिंपल मैथमेटिक्स है कि गिनती होना है, मशीन में क्या है, वीवीपैट में क्या है। अब जब 4 करोड़ में 19 से लेके 24 तक सब ठीक आया, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि एक इस बड़े मात्रा पर जब चुनाव होते इस बड़े देश में और हमारी ईवीएम को, हमारी चुनाव करने का जो पूरा इकोसिस्टम, इसको दुनिया भर में बात किया जाता है, इस तरीका से लगातार एक डाउटफुल और क्वेश्चन मार्क उठा के, और इस तरीके से मुझे अब कोर्ट के समय भी इसमें लगाना, इसी वक्त जब लोग चुनाव दे रहे, लोगों की आस्था है मशीन्स में। ठीक है। सुजाता जी, आपने अगर जवाब सुना होगा हमारे एक्सपर्ट के, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को ज़रूर इस पर पूरा विचार करके अपनी राय दी है कि 100% वीवीपैट की अगर हम गिनती करते हैं उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन आप इस बात पर अगर जोर दे रही हैं तो क्या ये एक बार फिर से ये नहीं होगा कि हम वापस यू टर्न लेकर के उधर जा रहे हैं जहां से हम आए हैं? कहना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि 2004 में जब इन्होंने शुरुआत करी तो भाई नई चीज होती है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, और जब सवाल उठाने का अधिकार हर पैनलिस्ट को कहूंगी कि हर एक को होता है एक लोकतंत्र में। अगर क्या उस समय ईसीआई सुनता नहीं था, अगर सरकार सुनती नहीं थी विपक्ष की, क्या ऐसा होता था? अब जो ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है वो खाई को बढ़ाता जा रहा है, और जब सवाल उठाए जाते हैं तो चीजों को बेहतर करने की पूरी कोशिश करी जाती है। फिर किसी ने कहा आप लोगों को बुलाया गया, आप गए क्यों नहीं? किसको बोल रहे हैं आप? जिनको बुलाया गया, जिनको बुलाया गया, अगर वो नहीं गए तो ये उनके देखने का, इसमें आप कांग्रेस पार्टी को बीच में ना लाए। और तीसरी बात, वो सभी के लिए ओपन चैलेंज था मैम, मतलब ये नहीं हो जाता। चुनाव आयोग ने वो सभी को हैक करने का ओपन चैलेंज, सभी को हैकेथॉन आयोजित किया था उन्होंने। बिल्कुल, सुनिए, मैं अभी बात पूरी कर दूं। मैं किसी के चैलेंज की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अब बात करूंगी कि ईसीआई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब मजाक उड़ाते हैं बैठकर, जब वो शेड्यूल बताते हैं, तो वो उनके पद की गरिमा के खिलाफ जाता है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि लोगों के संशय का जवाब देना उनका काम है। वो जो कविता कर रहे थे वो नहीं। और सबसे आखिरी बात, इसमें दिक्कत क्या हो सकती है भाई? जब 400 पार की बात हो रही है, वे बैलेट पेपर से करा लेते हैं, लेकिन चलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब मैटर गया है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो सबको माननी पड़ेगी ना कि जब डाउट हुआ है तब वोट जो है किसी और पार्टी को दिया गया, और एक ही पार्टी है जिसके खाते में वो वोट जाते हुए दिखा, और वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल उठाना तो लाजमी है। ऐसा कब हुआ कि भाई वोट दे रहे हैं और जा रही है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप पर? देखिए, जब भी ऐसी बातें आई हैं, लोगों ने सवाल उठाए हैं, तब ये कहा है कि उन्होंने ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, किसी भी पार्टी को दिया, लेकिन हर एक व्यक्ति ने इस पे प्रोटेस्ट किया है कि वोट देने के बाद वीवीपैट पर कमल का निशान आया। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी की बात कर रहा हूं,
वो उनकी तरफ से ये एक नैरेटिव भी हो सकता है। इसको तो आपको टेक्निकल और लीगल कसौटी पर कसना पड़ेगा ना। मैं जवाब लेता हूं, धनंजय जी से जवाब लूंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद धनंजय जी से जवाब लूंगा आपसे। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप स्वागत ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले सुजाता जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। धनंजय जी, क्या ऐसा आपको भी कोई शिकायत मिली है कभी कि भाई दिया तो कमल पे चला गया, हाथ पे या किसी और पर, या ऐसी शिकायतें सिर्फ सुजाता जी को या दूसरे पक्ष को ही मिलती है? कांग्रेस कितनी बचकानी बातें कर रही है। आप कह रहे हैं कि पीएसयू में डायरेक्टर है। अरे सारे पीएसयू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे, ये कांग्रेस रूल लेके आई, ये कांग्रेस ने ये कल्चर शुरू किया। तो सारे पीएसयू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगते हैं, जो बाहर से जाते हैं, जो सिर्फ मीटिंग्स में जाते हैं। पहली बात। दूसरा, आप बिंदुवार जवाब ले लीजिए। कांग्रेस की असली समस्या जो बहन बता रही थी कि आपने 400 पार का नारा कैसे दे दिया, क्योंकि वो तो 300 से कम सीटें लड़ रही है। कांग्रेस 300 ऑल टाइम सबसे लो सीटें लड़ रही है, लो कॉन्फिडेंस में। आने वाले समय में कांग्रेस इतिहास की किताबों में और भाजपा भूगोल में मिलेगी। समस्या वहां पे उनके साथ हो रही है। समस्या सारी प्रॉब्लम यही है। हम कहते हैं लालचंद जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। हम जनता के कदमों में सर झुका के 400 पार का दावा कर रहे हैं। आप 40 पार का दावा नहीं कर पा रहे। दावा करने का कोई 500 पार भी दावा कर, आप दावे पर सवाल उठा रही है। नहीं, दावा तो 500 पार का भी कोई करे। दूसरी, आप चुनाव आयुक्त पर सवाल उठा रही हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषण देते हैं, चुनाव आयुक्त तब सवाल के घेरे में नहीं आया जब जो चुनाव आयुक्त का पद छोड़ने के बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उस समय गरिमा कहां चली गई थी? और आप गरिमा की बात कर रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्त के पद छोड़ने के बाद कांग्रेस में मंत्री बन गए। उस लोकलाज की आप बात नहीं कर रही है, लोकतंत्र की बात कर रही है। अरे कांग्रेस ने लोकलाज को भी नहीं छोड़ा और चुनाव आयुक्त बैठ करके 2 शेर पढ़ लिए तो आपको दिक्कत हो गई। आपके हिसाब से चलेगा सब कुछ। ठीक, ये कांग्रेस छोटा काउंटर सुजाता जी का छोटा काउंटर पहले। सुजाता जी जी, देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हो या किसी भी पीएसयू में, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और उनका सत्ता पक्ष से नाम जोड़कर उनके वेबसाइट पे आता है तो ये गलत है। मैं तो इतिहास पे जाऊंगी नहीं, जबकि 2004 की बात आपने उठाई, उसके मैंने जवाब दिया। मैं इसमें सुजाता जी ये कहूंगा, जो कि मैंने पहले भी बोला था, सुजाता जी मैंने पहले भी बोला था कि भाई इसको टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट पर जाकर के इसको तौलिए। ठीक है, अगर आपके पास कुछ कंक्रीट है, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा है वहां जाके रखना चाहिए कि ये देखिए ये ऐसे हुआ। जब कोई चैलेंज दे तो वहां जाकर के करना, तब विश्वसनीयता बनेगी, तब इन बातों की विश्वसनीयता बनेगी। मैं लेता हूं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद फिर हर्षवर्धन जी के पास आता। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत ब्रेक के बाद सीधे मैं चलता हूं हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, आपने सुजाता जी की आपत्तियों को भी देखा और इस तरह की और भी बहुत सारे लोग आपत्ति उठाते हैं। हमने पूरी कोशिश की कि इनके तमाम पहलुओं को समझा जाए कि क्या दिक्कत है, तकनीकी पहलू क्या है, वीवीपैट को लेकर के अगर पूरी काउंटिंग करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको लगता है हर्षवर्धन जी कि ये तो जिसे कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये चलता ही रहेगा क्या इस तरह का मामला? देखिए, चलता रहेगा, ये तो राजनीति है। चुनाव आता है तो ये सारे दल फिर से वही बात करने लगते हैं। चुनाव जीत जाते हैं तो जल्दी से सरकार बना के शपथ ग्रहण कर लेते हैं, तब सब बढ़िया हो जाता है। लेकिन यहाँ भारत में लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र बड़ा फुल प्रूफ है। किसी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष में हो, उससे नहीं चलता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट करे, ये नहीं होने वाला। भारत कहीं कोई किसी संस्था को डिक्टेट नहीं कर सकता। सही बात। वो एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उन्होंने कहा अगर कोई गड़बड़ी हो और जानबूझ और सिर्फ संदेह पैदा करना, उन सारे संदेहों को खुद सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है। मुझे लगता है प्रतीक्षा करनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय क्या कह रहा है। बिल्कुल प्रतीक्षा रहेगी। आज की तारीख तक एक भी ऐसा न तो प्रमाण है, न तो एक भी ऐसी स्थिति। मुझे छोटा कंक्लूडिंग रिमार्क सभी से, हाँ अक्षय सर के पास आ रहा हूं। लोकतंत्र में अच्छा ठीक, अक्षय सर आप ही के पास आ रहा था। क्या चुनाव आयोग सफिशिएंट इस मामले में कर रहा है या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को कुछ और करने की जरूरत है? क्या रहा है, मैं
से जिसको चले मोबाइल्स में पॉइंट सामने लेकर इकोनॉमिक एस्पेक्ट मोबाइल या आपकी आवाज हम तक फिर लगता है कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, तब तक मैं दुरुस्त करवाता हूं। सुविमल दा, क्या टेक्निकली और स्ट्रांग बना सकते हैं इसको, या आपको लगता है कि पूरा सफिशिएंट है? टेक्निकली बहुत सफिशिएंट है और जो साथ में प्रोसेस है वो भी स्ट्रांग है और उसको इलेक्शन कमीशन लगातार इंप्रूव करते जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें अपना विश्वास रखना चाहिए कि हम इस तरीका से, किस तरीके से हमने बूथ कैप्चरिंग से लेके सब कुछ एक मशीन के माध्यम से किया। उस मशीन में 1 घंटा में मैक्सिमम 60 वोट गिर सकता है। अब बाकस का अंदर कितने आते थे हमें सब याद है। सो मुझे लगता है कि हमको विश्वास करना चाहिए और यही हमारा एक बहुत बड़ा अंग है चुनाव प्रक्रिया की। धनंजय जी, जहां कहीं भी आप चुनाव हार जाते हैं, मान लीजिए ले कर्नाटक का उदाहरण ले लेते हैं, चुनाव हार जाने के बाद आप ये एश्योरेंस दे रहे हैं ना कि आप कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो हार को गले का हार और जीत को जनता का प्यार, हम चुनाव हारते ही रहे, लगातार चुनाव हारते रहे, लेकिन हम लोगों ने कभी लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाया, कभी इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाया। हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझ के यहाँ तक 2 से यहाँ तक का सफर तय किया। यही बात है कि लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र में जनता जो है ना वही जनार्दन है, उनका आदेश सर्वोपरि है। और शायद अक्षय सर जुड़ गए। अक्षय सर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क आप करना चाहते हैं, कीजिए। हाँ, मैं एक पॉइंट बताना चाहता था, क्योंकि टेक्नोलॉजी और लीगल साइड में काफी बात हुआ और पॉलिटिकल साइड में भी आपने बहुत रोचक उसमें डिस्कशन हो गया। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, ये सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काम है। आप देखिए जो ईवीएम का सिक्योरिटी है वो खाली लीगल टेक्नोलॉजिकल नहीं है, वो तो है बहुत अच्छी तरह, लेकिन आप जैसे ईवीएम को टेस्ट करने के टाइम, इंस्टॉल करने के टाइम, वोटिंग करने के टाइम, सुरक्षित करने के टाइम और काउंटिंग के टाइम हमेशा सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एसोसिएट किया जाता है। वही बात है, देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है। आपने बिल्कुल सही बात, संपूर्ण ट्रांसपेरेंसी। और उसमें क्या है कि सारे चीज सबके सामने होता है, ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी चीज होता है और सुरक्षा के सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, समय की कमी है, समय की कमी है। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि देखिए हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ईवीएम से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई कर चुका है, फिर सभी को इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस वीवीपैट के 100% काउंटिंग पर क्या कहता है। फिलहाल आज की पंचायत में इतना ही, लेकिन इतना बात जरूर कहूंगा सभी से कि जनता जनार्दन पर भरोसा बनाए रखिए। बाकी जो सिस्टम डेवलप होता है वो बेहतरी के लिए होता है, इसलिए वापस यू टर्न लेकर के वहां जाएंगे तो इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। 5 की पंचायत में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और